चलिए आज हम लोग बात करेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। किसके बारे में? तो फंडामेंटल राइट जो होती है, मौलिक अधिकार, उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि भारत में आम नागरिकों को 4 प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। संवैधानिक अधिकार एक होता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के अलावा जो अन्य अनुच्छेद नागरिकों को अधिकार प्रदान करते हैं उन्हें ही हम लोग संवैधानिक अधिकार कहा जाता है। जैसे अनुच्छेद 301 भारत में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो संवैधानिक किसे कहेंगे? जो 12 से 35 के अलावा जो भी होंगे अनुच्छेद जो अधिकार प्रदान करेंगे उसे संवैधानिक कहेंगे। कानूनी अधिकार एक होते हैं। कानूनी अधिकार वैसे अधिकार होती है जिनकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद में नहीं हो बल्कि संसद कानून बनाकर प्रदान करते उसे कानूनी अधिकार कहते हैं। जैसे मातृत्व अवकाश की अधिकार कहते हैं। कानूनी अधिकार किसे कहते हैं? जो कि संसद कानून बनाए, संविधान के अनुच्छेद में नहीं दिए गए। एक आता है मानवाधिकार। एक मानव होने के नाते जो नागरिक को प्राकृतिक आधार पर प्राप्त होने चाहिए उसे मानव अधिकार कहते हैं। जैसे रोजगार का अधिकार। एक आता है मूल अधिकार। तो भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक अधिकार प्रदान करते हैं उसके मूल अधिकार कहा जाता है। तो कितने मौलिक अधिकार पर है? कितने प्रकार के? 4। संवैधानिक, कानूनी, मानवाधिकार और मूल अधिकार। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार का जन्म कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सन 1215 ईस्वी में सामंतों के दबाव में आकर इंग्लैंड के राजा थे एक जॉन किंग ने ब्रिटेन की जनता को कुछ अधिकार प्रदान किए जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। कब अधिकार प्रदान किए जॉन किंग ने? तो 1215 में। इसलिए मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। साथ ही भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। किसने भारतीय संविधान में मूल अधिकार को सम्मिलित करने के लिए समर्थन किया? तो नेहरू रिपोर्ट ने। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने मूल अधिकार को लेकर संविधान सभा में बहस करते हुए कहा था कि यह हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। किसने कहा कि हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा पत्र और सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया। मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कुल संख्या 7 थी जो कि संपत्ति का अधिकार था, जो अब संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है और वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हो जाएंगे। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में हो जाएगा। ये 6 मौलिक अधिकार हो जाएंगे जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, पहला है मूल संविधान में अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था। मूल संविधान में क्या? तो अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। लेकिन बाद में 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। क्या हटा गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और तथा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 के क में शामिल करते हुए कानूनी या विधि अधिकारी का दर्जा दे दिया। कब? तो 300 के क में शामिल करते हुए कानूनी या विधि अधिकार का दर्जा दे दिया। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार क्या हो गया? कानूनी अधिकार हो जाएगा। आगे आते हैं। अगला है मौलिक अधिकार की विशेषता क्या क्या होती है। तो मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करता है। क्या करता है? राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करता है और यह व्यक्तिनिष्ठ होता है। क्या होता है मौलिक अधिकार? तो व्यक्तिनिष्ठ और परिवर्तनीय होता है। इसकी प्रकृति नकारात्मक होती है। प्रकृति क्या होती है? नकारात्मक होती है और यह राज्य की शक्ति को सीमित करता है। क्या करता है? राज्य की शक्ति को मौलिक अधिकार सीमित करता है। एक केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद 1973 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह कहा कि संसद मौलिक अधिकार सहित पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान के मूल ढांचा में नहीं। कब कहा था? तो ध्यान कीजिए, केशवानंद भारती 1973 में कहा था कि संसद मौलिक अधिकार सहित पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचा में संशोधन नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 20-21 में जो मूल अधिकार है वो राष्ट्रीय आपात के दौरान भी निलंबित नहीं होता। 20-21 क्या होता है? आपातकाल के समय भी लागू रहता है, जो कि प्रावधान 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा किया गया था। अब आइए पढ़ते हैं अनुच्छेद। सबसे पहले पढ़ेंगे अनुच्छेद 12 का। अनुच्छेद 12 क्या है? तो मौलिक अधिकार के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है। क्या करता है? तो राज्य के परिभाषित मौलिक अधिकार को कौन करेगा? तो अनुच्छेद 12 करेगा। यह कहता है कि यहाँ पर राज्य के अंतर्गत भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल और संसद और विधानमंडल द्वारा स्थापित संस्था राज्य के अंतर्गत आते ही अनुच्छेद 12 करता है।
अनुच्छेद 13 कहता है कि संविधान लागू होने से पहले अथवा संविधान लागू होने के बाद निर्मित कानून मौलिक अधिकार को सीमित या समाप्त करती है तो कानून मान्य नहीं होगी। क्या कहती है अनुच्छेद 13? तो संविधान लागू होने के पहले या संविधान लागू होने के बाद कोई भी कानून जो मौलिक अधिकार को सीमित या समाप्त करती है तो वो कानून मान्य नहीं होगा। और अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकार को सुरक्षा प्रदान इसलिए करती है। ठीक है, आगे आते हैं। यहाँ तक तो हो गया, 12-13 समझ गया। 12 क्या करेगी? मौलिक अधिकार को परिभाषित करेगी, 13 सुरक्षा प्रदान करेगी। अब आता है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18। तो पहला पढ़ेंगे अनुच्छेद 14 क्या है। तो अनुच्छेद 14 कहता है कि इसमें विधि के समक्ष समानता की बात की गई है, अर्थात कानून के सामने सभी लोग एक समान है। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 14 कहता है। इसका अपवाद राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद सदस्य, विधानमंडल सदस्य। यह अनुच्छेद संविधान का मूल है, जिसके कारण इस अनुच्छेद को समाप्त नहीं किया जा सकता है। ध्यान कीजिएगा, कानून के सामने सभी लोग एक समान, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ जन्म, मूल स्थान, लिंग इत्यादि आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाएगा, अर्थात राज्य सामाजिक समानता स्थापित करेगा। समाज क्या करेगा? तो ध्यान के जन्म, मूल, लिंग इसके आधार पर किसी को भेदभाव नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 16 कहता है अवसर की समानता। अवसर की समानता का मतलब यह हुआ कि अनुच्छेद कहता है कि राज्य के अधीन होने वाले नियुक्ति या लोक नियोजन में सभी लोगों को एक समान अवसर प्रदान करेगा। क्या करेगा? तो जॉब में जो हो गया तो समानता एक समान पड़ेगा। यह अनुच्छेद 16 कहता है अवसर की, जिसका अपवाद SC, ST, OBC हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। आगे हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? तो अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत करता है। क्या करता है? अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत करता है। यह अनुच्छेद 17 कहता है। अनुच्छेद 18 मतलब उपाधियों का अंत की घोषणा करता है। अनुच्छेद 18 क्या कहता है कि अनुच्छेद राज्य के सेना या विधायी संबंधी उपाधि को छोड़कर अन्य कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। इसी अनुच्छेद के तहत भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। अगर कोई नागरिक, अगर मान लीजिए कोई भारतीय नागरिक दूसरे देश की उपाधि ग्रहण चाहता है तो इससे पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। यहाँ तक हो गया। चारों अनुच्छेद पढ़ लिए हम लोग समानता का। अब आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 19 में। पहला हो जाएगा अनुच्छेद 19 के क में हो जाएगा, यह विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थात बोलने का अधिकार कौन देगा? तो 19 का 1 देता है। इस अनुच्छेद के तहत प्रेस या मीडिया को भी स्वतंत्रता प्रदान किया गया है और इस अनुच्छेद के तहत ही झंडा फहराने, इंटरनेट चलाना और इत्यादि हमारा मौलिक अधिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो झंडा फहराना, ये सब मौलिक अधिकार 19 के ख के तहत बोलने का अधिकार। अनुच्छेद 19 का ख कहता है कि बिना हथियार के शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार, कहीं भी किसी चीज़ का सभा करने का अधिकार बिना हथियार के, यह अनुच्छेद 19 का ख कहता है। ग कहता है संघ या पार्टी बनाने या सहकारी समिति का गठन करने का प्रावधान, ये कौन कहता था? अनुच्छेद 19 के ग कहता है पार्टी बनाने। अनुच्छेद 19 के घ कहता है कि भारतवर्ष में बिना रोक टोक भ्रमण करने का अधिकार। भारत में जितना जहाँ तक सीमा है वहाँ पर बिना रोक टोक के कहीं भी आप घूम जा सकते हैं। यह अनुच्छेद 19 के घ कहता है। 19 के अंग कहता है कि भारतवर्ष के भीतर कहीं भी जमीन खरीद के और बसने का अधिकार, कहीं भी आप जमीन लेके बस सकते हैं। यह अनुच्छेद 19 के अंग कहता है। अनुच्छेद 19 के 6 कहता है आजीविका चलाने हेतु कोई भी बिजनेस करने का अधिकार कौन देता है? तो 19 के 6 कहता है बिजनेस चलाने का अधिकार 19। तो ये हो गया 19 का विचार की अभिव्यक्ति मतलब बोलने का अधिकार के बारे में ये सब हो गया। अगला आता है अनुच्छेद 20 क्या कहता है? दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। क्या कहता है? दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण मतलब यह कि अनुच्छेद दोषी व्यक्ति को 3 प्रकार का संरक्षण प्रदान कौन करता है? तो अनुच्छेद 20 कहता है। अनुच्छेद 20 के 1 कहता है कि यह अनुच्छेद दोषी व्यक्ति को यह संरक्षण प्रदान करता है कि व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया है उसी समय उसे अपराध के लिए बने कानून के तहत व्यक्ति को सजा दिया जाएगा, न कि बाद में बने कानून के तहत सजा दिया जाएगा। मतलब कि 20 का 1 कहता है यह अनुच्छेद दोषी व्यक्ति को यह संरक्षण प्रदान करता है कि व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया है उसे अपराध के लिए बने कानून के तहत व्यक्ति को सजा दिया जाएगा, न कि बाद में बने कानून के तहत दिया जाएगा। अनुच्छेद 20 का 2 क्या कहता है? तो ध्यान कीजिएगा, दोहरे दंड से बचाता है, अर्थात एक अपराध के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान किया जाएगा। अगर मान लीजिए एक बार किसी का कोई अपराध किए हों तो उसका सजा एक ही बार मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। अनुच्छेद 20 का 3 कहता है कि किसी अपराधी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। जैसे कि देखिएगा तो थाना उना में किसी को पकड़ कर ले जाएगा, बढ़िया से जमकर कूट देगा और उसके बाद कहेगा कि ये चीज़ मान लो, तो वो मान लेता है, तो ये नहीं कर सकता। ये 20 के 3 के तहत लगा सकता है। तो अनुच्छेद 20 क्या 3 प्रकार का संरक्षण देता है? पहले क्या, जो कानून अपराध के अर्थ समय था वही कानून के तहत सजा, और दूसरा दोहरा दंड से बचाता है, एक बार ही सजा, और तीसरा कि गवाही खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। चलिए अगला आते हैं।
इस अधिकार में हमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अर्थात अनुच्छेद हमें स्वाभिमान के साथ गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। क्या करता है? तो यह जीने का अधिकार भी इसे अनुच्छेद 21 को कहते हैं। इस अधिकार से हमें क्या हुआ है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। और निम्न अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार हो जाएंगे। कौन कौन? तो ध्यान कीजिएगा, पहला हो जाएगा भारत के वयस्क नागरिकों को अपनी पसंद के लड़का या लड़की से विवाह करने का अधिकार। क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 21 देता है। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 देता है। सोने का अधिकार अनुच्छेद 21 देता है। स्वच्छ वातावरण और शुद्ध जल पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 देता है। घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 देता है। और विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 देता है। एक मेनका गांधी केस 1978 दौरान अनुच्छेद 21 को व्यापक रूप से दर्जा प्रदान किया गया था। आ जाते हैं, अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। क्या दिया गया है? तो शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है। यह अनुच्छेद 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। कौन सा? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। क्या करे? तो राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के आयु वाले वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। भारत में संविधान संशोधन करके शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार ये कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया, जो शिक्षा का अधिकार को मौलिक कर दिया गया। अगला आते हैं, अनुच्छेद 22 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 22 कहता है कि गिरफ्तार के विरुद्ध संरक्षण। क्या कहता है? गिरफ्तार के विरुद्ध संरक्षण। यह अनुच्छेद गिरफ्तार होने वाले किसी व्यक्ति को 3 प्रकार का संरक्षण प्रदान करता है। गिरफ्तारी का कारण जानना कि क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, 24 घंटा के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना, और मन मुताबिक वकील चुनने का अधिकार कौन देता है? तो अनुच्छेद 22 देता है। अनुच्छेद 22 दो प्रकार के लोगों को प्राप्त नहीं होती: शत्रु देश के विदेशी नागरिक, और निवारक निरोध कानून के तहत जिसे गिरफ्तार किया गया उसे प्राप्त नहीं होता है शत्रु देश के विदेशी नागरिक को। यहाँ तक हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। अब आते हैं हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण विरुद्ध अधिकार 23-24 होता है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? तो मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? तो प्रासंगिक बनाने के लिए बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 लाया गया। क्या लाया गया? तो 1976। अगला आते हैं, अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को खान, फैक्ट्री, कारखाना या अन्य किसी भी काम में शामिल होने का प्रतिबंध लगाता है। क्या करता है? 14 वर्ष से कम बच्चों को काम करना। यह अनुच्छेद 24 को प्रासंगिक बनाने कैलाश सत्यार्थी ने 1980 में बचपन बच्चा आंदोलन की शुरुआत किया था। ध्यान कि बचपन बच्चा आंदोलन शुरुआत किसने किया? तो कैलाश सत्यार्थी 1980। इसी आंदोलन के कारण क्या हुआ? कैलाश सत्यार्थी को 2014 में ईस्वी में शांति नोबेल पुरस्कार मिला, मलाला यूसुफजाई के साथ प्रदान किया गया। किसके साथ? तो मलाला यूसुफजाई के साथ। ये हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो 23 का आता है कि मानव व्यापार, मतलब मान लीजिए काम करने पर पैसा नहीं देना, ये बंधुआ मजदूरी के, ये सब के रोक लगाता है। ये 23 और 24 वो 14 वर्ष से कम हो। अगला धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये 25 से 28 आता है। 25 क्या कहता है अनुच्छेद? अपने धर्म को अबाध रूप से मनाने और उसके अनुरूप आचरण करने और अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने का अधिकार कौन देता है? तो अनुच्छेद 25 देता है। कौन देता है? हम लोग का धर्म हिंदू धर्म है, तो इसको अबाध रूप से माने और उसके अनुरूप आचरण करने हेतु अपने धर्म के प्रचार प्रसार भी हम कर सकते हैं, अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। क्या कहता है अनुच्छेद 26? तो धर्म होगा हम लोग का, उसके काम का जो पूजा पाठ होगा उसका प्रबंध हम करेंगे, अनुच्छेद 26 के तहत। अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी भी धर्म के विधि या पोषण में किए गए खर्च पर टैक्स अदायगी नहीं किया जाएगा। मान लीजिए अगर हम अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उस पर पैसा लगा रहे हैं तो उस पर टैक्स या कर नहीं लगेगी। यह अनुच्छेद 27 के अंतर्गत। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? तो सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे सरकार द्वारा, जैसे सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यह अनुच्छेद 28 कहती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 हो जाएगा। मानने के लिए 25, प्रबंधन के लिए कार्य के 26 और 27 टैक्स नहीं लिया जाएगा, और सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा 28 के तहत। अगला आते हैं, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार क्या है? तो 29 से 30 तक आता है। 29-30 शिक्षा संस्कृति में पढ़ा गया। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? तो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की संरक्षण, मतलब अल्पसंख्यक वर्ग जो है उसके हितों की संरक्षण, मतलब कि अनुच्छेद अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार कौन देता है? तो अनुच्छेद 29 देता है।
अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपने मन मुताबिक शैक्षणिक संस्थान खोलने और वहां शासन प्रशासन करने का अधिकार है। क्या कहता है अल्पसंख्यक 30 अनुच्छेद? तो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपने मन मुताबिक अपने मन के अनुसार शैक्षणिक संस्थान खोलने और वहाँ का शासन प्रशासन करने का अधिकार होता है। इसीलिए 2-4 आतंकवादी बन गए हैं भारत में। अगला आते हैं अनुच्छेद 31 जो संपत्ति का अधिकार है जो कि समाप्त हो चुका है। अनुच्छेद 32 पर आते हैं। अनुच्छेद 32 को कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या कहा जाता है अनुच्छेद 32 को? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अनुच्छेद के तहत अगर किसी व्यक्ति का मूल अधिकार निलंबित होता है तो उसे बहाल करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कहाँ जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत। अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वह व्यक्ति जितना अधिकार बताया है अभी तक 12 से 35 के तहत इसमें हनन हो रहा है तो वह व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है मौलिक अधिकार के हनन होने पर। भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा और हृदय कहा। क्या कहा भीमराव अम्बेडकर ने? तो अनुच्छेद 32 को तो संविधान का आत्मा और हृदय कहा था। भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का आत्मा और हृदय का क्या कहा? तो भीमराव अम्बेडकर ने तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का आत्मा और हृदय कहा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का भाग 3 को संविधान का आत्मा और हृदय कहा। ये आप लोग चलिए अगले आते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 26 के तहत 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं, बाहर रीट जारी करवा सकता है। तो रीट कितने प्रकार का होता है? रीट 5 प्रकार का होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है कि सशरीर प्रस्तुत करना, मतलब यह रीट जारी करते हुए न्यायालय आदेश अधिकारी को आदेश देता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया उसे 24 घंटा के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। और यह रीट अनुच्छेद 21 और 22 को संरक्षण प्रदान करता है। क्या करता है? 21-22 को संरक्षण प्रदान करता है। 24 घंटा के तहत कैदी को न्यायालय के सामने अधिकार करे। अगले आते हैं परमादेश। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल और किसी प्राइवेट व्यक्ति को लेकर परमादेश रीट जारी नहीं होता है। ये अगला आता है अधिकार परीक्षा। इसका अर्थ होता है कि किस अधिकार से इस रीट को पोस्टमार्टम की संज्ञा दी जाती है और रीट राज्यपाल को लेकर जारी नहीं होता लेकिन राष्ट्रपति को लेकर जारी किया जाता है। अगला आता है प्रतिषेध। इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। यह रीट तब जारी किया जाता है जब निर्णय नहीं हुआ हो, तब यह जारी किया जाता है प्रतिषेध का। एक और आता है उत्प्रेषण। यह रीट ऊपर के न्यायालय नीचे के न्यायालय को लेकर तब जारी करता है जब कोई मामला निर्णय हुआ लेकिन फाइनल निर्णय नहीं हुआ, तो प्रतिषेध और उत्प्रेषण के न्यायिक रीट को अंतर्गत आता है, इसे उत्प्रेषण कहते हैं। ये भी समझ गए। अगला आता है अनुच्छेद 34 क्या कहता है कि अगर किसी क्षेत्र में सैन्य कानून लागू हो और सेना ने कोई दंडादेश पारित किया हो तो उसे संसद स्वीकृति देगा। अनुच्छेद 34। मार्शल लॉ किसे कहते हैं? तो अनुच्छेद 34 को कहते हैं। सैन्य कानून लागू हो और सेना ने कोई दंडादेश पारित किया उसे संसद स्वीकृति देगा। अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 35 कहता है कि संसद को यह अधिकार देता है कि संसद मौलिक अधिकार को और अधिक सशक्त मतलब मजबूत बना सके। यह कौन कहेगा? तो अनुच्छेद 35 कहता है। चलिए यहाँ तक आपका खत्म हुआ। आगे हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बाद नीति निर्देशन के तत्व पढ़ेंगे। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑनलाइनर ऐसे ही आपको आगे भी मिलते रहेंगे पूरी पॉलिटी का। ठीक है, धन्यवाद।